हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकेडमी फाउंडेशंस। कैसे हैं सभी बच्चे? फटाफट से आ जाइए, इस सेशन को शेयर कर देना। और आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट। तो कार्बन यार, इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया, काफी ज्यादा यूनिक होता है अपने आप में। इसके अंदर कुछ सुपर पावर्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से एक कंप्लीट अलग ब्रांच हमारी बन गई है केमिस्ट्री की, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, राइट। तो ऐसी कौन कौन सी सुपर पावर्स है, मेरे को जल्दी से एक बार कॉमेंट डाउन करके बता देना, राइट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, आप सभी को आता होगा। बट आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है हमारा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स की, राइट। यानी कि बेसिकली हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, तुम्हें आता है, राइट। तो अभी इस चैप्टर के अंदर ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़नी है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़नी है, वो है आपकी कंबशन रिएक्शन। कंबशन का क्या मतलब होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट आर गिवन आउट इज कॉल्ड कंबशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंबशन कहते हैं, राइट। जब हम बर्निंग करते हैं, आफ्टर बर्निंग आपका क्या हो जाता है बेटा? रैपिड ऑक्सीडेशन होता है। कंबशन को सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, कंबशन इज योर रैपिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। जब हम बर्न कर रहे हैं, राइट, तो आपका जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं कंबशन रिएक्शन का, वो क्या होता है बेटा? हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में आपकी लाइट का भी प्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि हीट एंड लाइट आर एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन। अब यहाँ पर थ्योरी तो हो गई, बट एग्जाम्पल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि रिएक्शन के थ्रू समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन को जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे जब हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना आपका भाई? CO2 बन गया, साथ में हीट एंड लाइट तो भाई प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज तो पहले ही आपको बता दी गई है कि कंबशन रिएक्शन के जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो हीट और लाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हमारे पास कार्बन था, ये चारकोल की फॉर्म में हो सकता है, किसी अदर फॉर्म में हो सकता है। हमने यहाँ पर कार्बन को जब बर्न करा बेटा कंबशन के लिए, उसको मैंने रखा जब उसको, राइट, तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में कंबशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्निंग कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, साथ में हीट और लाइट। अगर तुमसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, तो यहाँ पर फटाफट से कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि मैम कंबशन रिएक्शन, आप खुद ही बोल रहे हो, फिर टाइप पूछ रहे हो बेटा, और क्या कह सकते हैं, और कौन से टाइप के अंडर ये आ सकती है? तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बन रही है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, ये कवर करने के बाद नेक्स्ट हमें देखना है बेटा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को। अगर मैं देखूं तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के केस में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है? एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले लिया है। हाइड्रोकार्बन वर्ड से हमें समझ में आ रहा है हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर और कार्बन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है बेटा हमारे पास मीथेन, जिसको मैं बोल रही हूँ यहाँ पर CH4, राइट। तो जब हम CH4 को, जो कि गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको जब मैं बर्न करती हूँ एयर की प्रेजेंस में, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो बर्निंग होती है, कंबशन होती है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइड्रोकार्बन लिया है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बेटा? CO2 और साथ में आपका H2O भी बनेगा, और साथ में आपका हीट और लाइट का भी प्रोडक्शन होने वाला है। आई होप इतना पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें समझना है ना, एक्स्ट्रा चीज क्या है? ये देख रहे हो तुम, यहाँ पर वाटर भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो एग्जाम्पल देखना है कंबशन रिएक्शन के अंदर ही, वो है आपका कंबशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का कंबशन जब हम करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो CH3 CH2OH, राइट। अब इसको जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही हूँ तो क्या बन रहा है बेटा? आपका CO2 बनेगा। फिर से क्या लिया है हमने? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, एल्कोहल यहाँ पर हमने ले लिया है। अब एल्कोहल क्या है?
ये जो लास्ट में आपका OH लग रहा है, इससे हमें देखो फंक्शनल ग्रुप वाली चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है राइट। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, इसको इसका नाम अगर मैं तुमसे पूछूं तो जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताना। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्ड रूट लिखने वाले हैं एंड उसके बाद हम सफिक्स देखेंगे राइट। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करेंगे तो आपका CO2 हमें मिलता है, H2O, साथ में आपका हीट और लाइट का भी प्रोडक्शन होता है। ये चीज़ आपको बेटा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शुरू करना है वो है बेटा नेचर ऑफ फ्लेम। फ्लेम के नेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन, इथेन बर्न्स विद क्लियर फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो उस हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब फ्लेम के हिसाब से कैसे हम बताएंगे कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है राइट। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात, आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है राइट। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वहीं पे अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सच एज आपका इथीन हो गया, इथाइन हो गया। इथीन के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड इथाइन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है राइट। और इथेन ANE लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब यहां से हमें समझना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर, और उसको अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, देखो यहाँ पर हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे। हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या ले लिया भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया है। नाउ दिस, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसको अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ, इसको अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रही हूँ, दो कंडीशन है। पहले केस के अंदर मैंने इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दी, और केस 2 के अंदर, सेकेंड वाले केस के अंदर मैंने इसको क्या दे दी बेटा, आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दी, यानी कि मैंने इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर दी है राइट। क्या दी बेटा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं इसको देती हूँ। नाउ डिपेंडिंग अपॉन सफिशिएंट एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका हमें देखना पड़ेगा कि फ्लेम कैसी आ रही है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो कंप्लीट वहां पर कंबशन होगा, ठीक है। सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर आपका कंबशन होने की वजह से यहाँ पर हमें क्लियर ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। वहीं पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं राइट, तो वहां पर हमें कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस नहीं होता है, एंड जिसकी वजह से हमें शूटी फ्लेम मिलती है। कैसी फ्लेम मिलती है बेटा, शूटी फ्लेम मिलती है। ये सुनो राइट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन, इथाइन एटसेट्रा। बट अगर हम बात करते हैं बेटा आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की जो कि अनसैचुरेटेड है राइट, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन, इथाइन एटसेट्रा बर्न विद द येलो फ्लेम विद लोड्स ऑफ ब्लैक स्मोक। बहुत सारी ब्लैक स्मोक के थ्रू ये जो है आपका बर्न करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे अगर चले तो आपका नेक्स्ट क्या है, देखो नेचर ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करते हैं तो केरोसिन व्हेन बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन सच एज क्लियर फ्लेम के अंदर ये जो है बर्न करता है राइट। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये इन दोनों को जब हम बर्न करते हैं बेटा तो यहाँ पर हमें ब्लैक शूटी फ्लेम मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बेंजीन होता है, देखो आप देख सकते हो 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर मैं नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो हमारा नेफ्थलीन जो है कुछ इस तरीके का होता है राइट। नेफ्थलीन हमारा कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज योर नेफ्थलीन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। फिर अगर हम आगे मूव करें आपका एडिशन रिएक्शन के ऊपर, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स राइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है, क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ मैम, जब हम एडिशन कर, यार हमें ना नाम से समझ में आ रहा
रहा है एडिशन रिएक्शन में हम कुछ ऐड कर रहे होंगे। क्या ऐड कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दी है कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन। इसी वजह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और क्योंकि ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन के को हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने क्या ले लिया, आपका एल्कीन ले लिया है, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, राइट। अब मैंने यहाँ पर आर ग्रुप, ये आर ग्रुप क्या बोलते हैं, इसको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एल्काइल ग्रुप इसको कहा जाता है। येस और नो, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं, देखो हाइड्रोजन को हमने ऐड करा तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आया मैम, क्योंकि ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस डबल बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, इन दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें वैलेंसी तो फ्री करनी पड़ेगी ना। हमें अगर हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, ये जो H2 है इसको भी मुझे तोड़ना पड़ेगा। दो हाइड्रोजन मैंने अलग अलग कर दिए यहाँ पर। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, इन दोनों हाइड्रोजन को मुझे ऐड करना पड़ेगा आपके कार्बन के ऊपर। एक हाइड्रोजन को हमने, लेट्स से इसको मैं नंबर दे रही हूँ कार्बन नंबर 1, इसको मैं नंबर दे रही हूँ कार्बन नंबर 2। तो दोनों कार्बन के ऊपर मुझे एक एक हाइड्रोजन ऐड करना है, तो मुझे वैलेंसी तो फ्री करनी पड़ेगी। जब तक डबल बॉन्ड बना रहेगा तब तक इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि एक कार्बन यार हमें पता है 4 ही टोटल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें बॉन्ड को हमने ब्रेक करा, तो यहाँ पर आपके दो दो तो आर ग्रुप अटैच है दोनों के दोनों कार्बन के ऊपर, उन दोनों को एज इट इज हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर और दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, आपका दोनों हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिए हैं, राइट। तो आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। बड़ी इजी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन ना निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम निकल कैटलिस्ट, ये जो निकल है ना, तो ये निकल वर्ड हम मतलब कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है। कैटलिस्ट स्पेसिफिकली आपका ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं भाई, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ बेटा, स्पीड ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ, मान लो ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी 5 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो रही थी। ऐसी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे कई बार लग जाते हैं, और अगर हम उसके अंदर कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं तो वो चुटकियों में रिएक्शन हो जाती है, यानी कि विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाती है। तो ये फंक्शन होता है, इस तरीके से आपका जो कैटलिस्ट है वो रेट को इंक्रीज करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होता है, कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट। कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करता है कभी वो, बस वो उसका काम क्या होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और एज इट इज उसको हम आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है पेपर में, ये पर्टिकुलर रिएक्शन काफ़ी बार पेपर में आती है अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करती हूँ, बट इसके साथ साथ आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट है, देखो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसका एप्लीकेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ पर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो वो है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल होता है ना हमारे पास, आपने सुना होगा सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो हम घर में फॉर कुकिंग पर्पज यूज करते हैं, उसका हम हाइड्रोजनेशन कराकर, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑयल के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं बेटा, उसको हम फैट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं हमेशा कि हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो एक तो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, ये तो तुमने देखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है बेटा, अनसैचुरेटेड होता है, राइट। अब इसका अगर मैं क्या करा दूंगी, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर आपके डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आपके मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है।
यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, देखो हाइड्रोजन को ऐड कराऊंगी इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ब्रेक होगा बॉन्ड, और यहाँ पर ये सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आपको ये बात ध्यान रखनी है, आफ्टर सेचुरेशन जब ये जो है सेचुरेट हो जाएगा तो ये फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एनिमल फैट्स कहते हैं, राइट। तो ये होता क्या है, देखो यहाँ पर सेचुरेशन प्रेजेंट है और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, एंड इसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो हमेशा अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो आपका ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल्स, राइट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनके अंदर, बैड कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट था इस पर्टिकुलर रिएक्शन का वो भी क्लियर हो गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप करने वाले हैं, वो है आपका एडिशन रिएक्शन, राइट। एडिशन रिएक्शन में सिंपल देखो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो है टाइपिंग का एरर है। एडिशन रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर भी सीखा था, राइट। अब यहाँ पर भी हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर होता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देखो यहाँ पर हमने ले लिया CH3OH, हमारे पास ये क्या है बेटा, एल्कोहल है, जिसको मैं HBr के साथ अगर रिएक्शन करवा रही हूँ तो यहाँ से ये जो Br है ना, ये CH3OH में से OH को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद आकर यहाँ पर लग जाएगा। क्या बन गया, हमारा CH3Br का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में यहाँ पर ये H और यहाँ से ये जो OH डिस्प्लेस हुआ है आपस में कंबाइन करेंगे और यहाँ पर H2O वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा Br है उसने OH को रिप्लेस करा है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक बार इसकी थ्योरी भी हम देख लेते हैं। इट इज द सिंगल रिप्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन फंक्शनल ग्रुप इन द केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर फंक्शनल ग्रुप, राइट। जो कि अनदर फंक्शनल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, आपकी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमने क्या ले लिया, आपका CH4 को अगर मैं Cl2 से रिएक्शन कराऊं HNu की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl और साथ में HCl का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रिप्लेस हुआ यहाँ पर, देखो Cl और Cl थे, दोनों आपस में सिंगल बॉन्डेड थे, तो एक Cl ने यहाँ से CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा, एंड यहाँ पर CH3Cl एल्काइल हैलाइड इसको बोला जाता है बेटा। ये जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं, राइट। इसी वजह से इसको हमने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड। और ये जो CH3 ग्रुप होता है ना हमारा, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो जर्नल नेम इसका क्या हो गया, इसका जो जर्नल नेम है वो क्या हो गया, अल्काइल, राइट, एल्काइल ग्रुप है ये। एंड हेलोजन से आया आपका हेलाइड वर्ड, इस वजह से इसका जर्नल नेम क्या हो गया, एल्काइल हेलाइड हो गया, राइट। साथ में आपका HCl रिलीज हो जाएगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला एंड ये जो एक क्लोरीन यहाँ से बच गया हमारा, दोनों आपस में कंबाइन हुए और HCl एसिड का यहाँ पर बेटा फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। अब हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो है 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो क्या है, इथेनॉल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इथेनॉल हमें पता है, इथ वर्ड जो आ रहा है, वर्ड रूट यहाँ पर जरूर 2 कार्बन रहे होंगे, एंड ये जो ओर लग रहा है ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है, OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो इथेनॉल है आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, पहला पॉइंट। फिर है आपका इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारा एल्कोहलिक ड्रिंक्स में, राइट। तो इथेनॉल जो है काफी, जो जितनी भी आपकी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो इथेनॉल ही है। अब तुम्हारे माइंड में ये वाली चीज आनी चाहिए कि मैम एल्कोहल तो फिर आपका मीथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल इज ऑल्सो एल्कोहल, राइट। बट फिर भी यहाँ पर हम जो एल्कोहल वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा मेजरली हम इथेनॉल, क्योंकि एल्कोहलिक ड्रिंक्स में हम इथेनॉल को ही ऐड करते हैं। मिथेनॉल इज टॉक्सिक, ठीक है, मिथेनॉल को कंजप्शन के लिए हम यूज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट, सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स, राइट। काफी सारी जो कफ सिरप्स होते हैं, बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं, उनके अंदर एज अ सॉल्वेंट इथेनॉल को यूज किया जाता है। इथेनॉल इज वेरी गुड सॉल्वेंट। केमिस्ट्री लैब के अंदर जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने जाओगे तो सबसे पहले तो तुम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होता है, वाटर इज योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई भी चीज आपके पास है, आपको रिएक्शन परफॉर्म करनी है, हमें हमेशा उसको सोल्यूबलाइज तो पहले करना पड़ेगा। तो दिमाग हमेशा बच्चे का यही चाहता है कि चलो वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल हमारा सॉल्वेंट है वो। अब कोई भी कंपाउंड आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कंपाउंड है पर्टिकुलर जो कि आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा है, तो माइंड में हमेशा एक केमिस्ट के दिमाग में क्या आता है, दूसरा सॉल्वेंट हमेशा इथेनॉल ही आता है, राइट। वो इथेनॉल के अंदर उसको डिसॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत सारी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसमें उस पर्टिकुलर ड्रग को सोल्यूबलाइज करने के लिए वी यूज दिस इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पर हमने अभी तो बात करी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया, Na को किसके साथ रिएक्शन कराया, देखो CH3 CH2OH, राइट। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH2ONA यहाँ पर बना, और साथ में हाइड्रोजन H2 भी यहाँ पर जो है आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है यहाँ से, राइट। तो सोडियम सॉल्ट यहाँ पर हमारे पास बनेगा, ठीक है। क्या है बेटा ये सोडियम का सॉल्ट है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी बार आता है, आपका पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर। किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्या है, देखो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम क्या कर रहे हैं, हमने स्पेसिफिकली क्या ले लिया यहाँ पर, इथेनॉल ले लिया है CH3 CH2OH, राइट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एटम्स को रीअरेंज करके यहाँ पर लिखने वाली हूँ। मैंने क्या लिया यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया CH2, ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर OH, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया भाई आपका हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने यहाँ पर लगाया लिया, राइट। तो ये आपको ना इसका फंक्शन पता होना चाहिए। जो हमारा ये जो H2SO4 है ना, ये H2SO4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये कैसा रिएजेंट है बेटा, ये काम आता है फॉर डिहाइड्रेशन। ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हो, जो कि पानी को निकाल लेता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अल्कोहल में से ये H2O यानी कि पानी को निकालेगा, और जैसे ही यहाँ से वाटर को हम निकालते हैं, इसको हम इस तरीके से -H2 करके भी लिख सकते हो आप, और प्रोडक्ट साइड पर भी बना सकते हो, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए अब हमें पता है यार, कार्बन तो एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, और इसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, आपका इथीन बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फंक्शन कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है, रिएक्शन तो पूछते ही पूछते हैं, और ये भी पूछेंगे साथ में कि ये जो हमने हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, राइट, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ना काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्ट करता है बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा ये एक्ट करता है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की अगर हम बातें करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब, ठीक है। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बातें कर ली है, इथेनॉल हो गया। 2 कंपाउंड्स पढ़ने थे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सेकंड कंपाउंड जो है यहाँ पर हमारे पास वो क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, C डबल बॉन्ड OH, राइट। दिस इज आर इथेनोइक, दिस इज आर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप। तो इथेनोइक एसिड में हमें यार पता है 2 कार्बन हमारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसका ना हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब तुम सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो एक ही CH3 है, ये तो हमने आपका सीधा फंक्शनल ग्रुप ही लगाया है। तो हमेशा इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी वो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, उस कार्बन को आपको वर्ड रूट के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है।
आपको उसको वर्ड रूट के अंदर इंक्लूड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिडिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम जो इसका है ये क्या है, एसिडिक एसिड है। कहाँ से आया ये शब्द, ये शब्द लैटिन के एसिटम वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है आपका सार इन टेस्ट, खट्टा होता है जो टेस्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके कॉमन। ट्रिवियल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ट्रिवियल नेम भी हम इसको कह सकते हैं, राइट, कॉमन नेम कह सकते हैं। और मैं अपनी लैंग्वेज में इसको चिंटू पिंटू, वही तुम्हारा जो घर पे नाम होता है ना, किसी का नाम गोलू होता है, किसी का नाम मोलू होता है ना, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो है इनके भी नाम रखे जाते हैं। कॉमन नेम इनको हम कहते हैं, ट्रिवियल नेम्स हम इनको कहते हैं। अब इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका। सिरके को तो हम यूज करते हैं घर में, चाउमीन बनते हुए कभी आपने देखा हो तो वो जो चाउमीन जब बना रहे होते हैं भैया, उसके अंदर हमेशा वो विनेगर जरूर डालते हैं। घर में आपने यूज किया होगा विनेगर को, राइट। तो प्रिजर्वेटिव्स के अंदर, एज अ प्रिजर्वेटिव, पिकल्स के अंदर ये डलता है। अचार जब बनाते हैं घर में तो उसके अंदर इसको डाला जाता है, क्योंकि ये एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। आपको ध्यान रखना है ये वाला बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। 290 केल्विन आपका जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप वैल्यू ध्यान रखेंगे तो बढ़िया बात है, नहीं रखेंगे तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पेपर में नहीं पूछता है, ठीक है। बट हाँ, आपको आसपास की वैल्यू ध्यान रहेगी तो आपको एक प्लस पॉइंट जरूर रहेगा। फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो इथेनोइक एसिड है उसका दूसरा नाम होता है बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको हम कहते हैं। एंड इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज भी कर जाता है, ठीक है। क्या कर जाता है भाई, फ्रीज कर जाता है कोल्ड क्लाइमेट में ये। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये सारी की सारी इसकी क्या थी, हमारी बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करना है वो है रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो रिएक्शंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है, एस्टेरिफिकेशन का मतलब ही क्या हुआ कि एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पास अल्कोहल होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, सेम उसी तरीके से हमारे पास एस्टर भी एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट। यानी कि एक एस्टर हमारा एक ऐसा कंपाउंड है, इसकी एक खास बात यह है कि इसकी ना बड़ी स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी। इसी वजह से इसको काफी बार परफ्यूम्स के अंदर और फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर भी ऐड किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल गिव एस्टर। एसिड और अल्कोहल का जो आपका कॉम्बिनेशन है, राइट, हमें क्या देता है, एस्टर देता है। एसिड ले लो जल्दी से, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, हमने यहाँ पर क्या ले लिया आपका एसिड, और इसको हम C2H5OH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से आपका हम H बाहर निकालेंगे, राइट। यहाँ से हम आपका OH और यहाँ से H को हम बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकाल रहे हैं मैम, क्योंकि यहाँ पर हम H2SO4 लेते हैं। नाउ दिस H2SO4 विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। तो डिहाइड्रेशन यहाँ पर हुई, वाटर बाहर निकला यहाँ पर। अब जैसे ही हमने यहाँ से H2O को बाहर निकाला, जो भी पार्ट तुम्हारा बच गया ना, यहाँ से क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या पार्ट बचा आपका C2H5O, राइट। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, यही आपका क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया, राइट। CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट, दिस इज योर एस्टर, राइट। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है, एस्टर का पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसकी टेंशन तुमने नहीं लेनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कई बार पूछ ली जाती है कि एस्टर जो होता है कैसा होता है, इसको इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं। तो परफ्यूम बनाने में इसको यूज करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट काफी सारी। जैसे अगर आप देखोगे जो फ्रूट जूसेस आते हैं, राइट, रियल के जूसेस तुम्हें लगते होंगे ना, रियल नाम उसका रियल है, इसका मतलब वो सच का रियल जूस ही है, राइट। न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता तुम्हें उसके अंदर, शुगर का अमाउंट चेक करना कभी उसके अंदर, वो सारे उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। कोई भी अगर तुम लीची जूस की बात करते हो या फिर मैंगो, किसी भी मैंगो ड्रिंक की बात करते हो, तो उसके अंदर मैक्सिमम उसका शुगर प्रेजेंट होती है, एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, और फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेन फ्रूट पल्प होता है वो तो बहुत कम प्रेजेंट होता है, 15 to 18% ही प्रेजेंट होता है। कभी चेक करना उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर, राइट। सो इसके बाद हम बात करते हैं यार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, वो है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। यस, ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। स्पोनिफिकेशन एंड एस्टरिफिकेशन बोथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन की अगर हम बातें करते हैं तो एस्टर प्लस बेस को जब हम रिएक्शन कराएंगे आपस में, हमने एस्टर ले लिया जो जस्ट हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर बना, उसको अगर मैं बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे एल्कोहल मिलता है और वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यहाँ पर मिलता है। प्लीज बहुत सारी एनसीईआरटी के अंदर ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हल्की से मिस्टेक है, तो प्लीज इसको आप चेक कर लेंगे, राइट। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को नाम से समझ में आ रहा है, स्पोनिफिकेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर हम सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने ले लिया आपका यहाँ पर एस्टर, ठीक है। एस्टर को हमने NaOH के साथ जब रिएक्शन कराया तो C2H5OH यहाँ पर हमारा बना, राइट, और साथ में CH3COONA का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। क्या बना यहाँ पर देखो, NaOH और CH3COOH का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसको जब हमने आपस में रिएक्शन करवाई NaOH और CH3COOH को, तो ये जो है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखना, ये जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर समझाया गया है, किसकी भाई, एसिड की, इथेनोइक एसिड की। ये क्या है, हमारा एसिड है, इसको हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस है। एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, हमें पता है। तो यहाँ पर आपका CH3COONA सॉल्ट बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और साथ में आपका वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम आपके एसिड बेसिस वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हैं। ये क्या है भाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम आपका और बाइकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किस तरीके की रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, दोनों की दोनों हमने इथेनोइक एसिड ले ली है। केस 1 के अंदर हमने क्या करा भाई, हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया। मेटल का क्या ले लिया बेटा, कार्बोनेट। कौन सा वाला मेटल है यहाँ पर, हमारा सोडियम है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया तो क्या मिला हमें, सॉल्ट और साथ में वाटर और CO2 गैस हमें यहाँ पर मिलती है, राइट। साथ में हमने क्या किया देखो, CH3COOH, साथ में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 मिला हमें, साथ में आपका CH3COONA का फॉर्मेशन हुआ, वाटर और साथ में CO2 गैस भी आपकी इवॉल्व यहाँ पर हो जाएगी। अब पूछोगे कि मैम दोनों केसेस में क्या हमारे प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, यस बिल्कुल सेम मिलेंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पर 2 मिल रहे हैं इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और वहीं पे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बातें करते हैं तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर दोनों रिएक्शन को बेटा हम यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग, फॉर टेस्टिंग, कि हमारा पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें चेक करना है कि किसके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और किसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है। तो उस केस में हम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, यहाँ पे अगर हम देखें, राइट, क्या देख रहे हैं भाई, इस पर्टिकुलर देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यही वाली बात की पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी गई है। होता क्या है देखो, CO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। अब अगर मुझे ये भी चेक करना है कि ये जो गैस है वो CO2 ही है या फिर कोई और गैस तो नहीं निकल रही, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, लाइम वाटर में से इसको पास कराना पड़ेगा। और अगर लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, मिल्की हो जाता है, तो इट शोज कि यहाँ पर हमारा क्या है भाई, CO2 जो है इवॉल्व हो रही है। क्यों वहां पर मिल्की हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद रंग के क्या बन जाते हैं बेटा, PPT बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि लास्ट टॉपिक भी है, सोप और डिटर्जेंट्स, राइट। अगर हम केमिकली बात करें सोप क्या होता है, ये बात तो हमें पता है कि सोप और डिटर्जेंट दोनों ही बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। तो सोप होते क्या है, अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए, आपसे केमिकली पूछ लिया जाए तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो सोप जो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं भाई, मेरे साथ साथ एक बार कमेंट डाउन करके मुझे बताना, याद कर लेंगे सभी बच्चे यहाँ पर, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। अब सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, जिसके अंदर हमने एक हेड बनाते हैं और उसकी एक क्या होती है, टेल होती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपका हेड है बेटा, राइट, इसका ये जो हेड है ये क्या होता है, आपका आयनिक एंड है, ये क्या है, आयनिक एंड होता है। और ये जो आपका जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारी टेल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है, आपकी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है,
लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है बेटा, सही है जी। तो ये आयनिक एंड है, और आयनिक एंड है तो यहाँ पर आपका सोडियम और पोटेशियम आयन जो होंगे वो इस इधर प्रेजेंट होंगे, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। मैम हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ? हाइड्रो प्लस फिलिक की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई? वाटर रिलेटेड टू, फिलिक का मतलब होता है बेटा लविंग, ठीक है, यानी कि जो स्पीसीज आपकी वाटर लविंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है, बहुत इजीली वाटर से इंटरेक्ट कर लेती है, उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और वहीं पे जो हमारा कार्बन का लॉन्ग चेन है, राइट, जो जिगजैग चेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। क्या सभी को इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट उसको कहा जाता है, ठीक है जी, ठीक है। जो पानी, फोबिया मतलब क्या होता है? जो डरता है, पानी से इंटरेक्ट नहीं करता, उसकी पानी के साथ इतनी अच्छी एफिनिटी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ठीक है चलो, हमें जो है सोप समझ में आ गया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं फिर? डिटर्जेंट भी क्या सेम होते हैं या फिर कुछ डिफरेंस होता है? तो बेटा डिफरेंस होता है। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं आपके? डिटर्जेंट्स आपके जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। साथ साथ मेरे याद करेंगे क्या होते हैं भाई? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं बेटा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की, राइट, हार्ड वाटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साथ साथ आपको जो है सॉफ्ट वाटर भी पता होना चाहिए क्या होता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है बेटा आपका जिसके अंदर खारा पानी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जिसमें प्रॉपर आपका क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन उसके अंदर फट जाता है आपका, आपने देखा होगा कभी तो आपने नोट करा होगा, मम्मी को बोलते हुए कभी सुना होगा आपने, है ना। तो हार्ड वाटर होता क्यों है, क्यों उसको खारा पानी बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बेटा आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आयंस है ना, जब ये सोप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सोप जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, सोप का क्या हो जाता है? स्कम फॉर्मेशन उसको बोला जाता है, SCUM, स्कम फॉर्मेशन उसको कहते हैं बेटा, ठीक है। सफेद रंग के आपके जो है PPT बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है आपका सोप, ठीक है। तो ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? खारा पानी, यानी कि हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। अब हार्ड वाटर के अंदर सोप तो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, बट जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो प्रॉपर क्लेंजिंग कर पाते हैं इन हार्ड वाटर ऑल्सो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको पता होनी चाहिए। सॉफ्ट वाटर के अंदर कुछ भी इस तरीके के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते, इस वजह से प्रॉपर क्लेंजिंग जो है हमारा सोप भी यहाँ पर शो करता है, प्रेसिपिटेट आउट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर होने के बाद अब लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखो क्लेंजिंग एक्शन के बारे में अगर हम देखें तो लेट्स से मेरे पास एक हैंकी है, राइट। इस हैंकी के ऊपर जो है ऑयल ड्रॉपलेट, आप मान लो इसको ऑयल की एक ड्रॉप गिर गई है जिसको मुझे अभी क्लीन करना है। मैंने इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। आप सोप सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे हमारे सोप के जो है क्या होंगे भाई? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करेंगे? देखो दिस इज योर हाइड्रोफिलिक पार्ट, बकेट के अंदर पानी भी प्रेजेंट है और सोप भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब ऑयल जो है वो भी पानी के साथ तो मिक्स नहीं करता, इमिसिबल होता है, यानी कि ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक। उसकी भी पानी के साथ एफिनिटी अच्छी नहीं है, वो भी पानी से दूर भागता है। ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? इस सोप मॉलिक्यूल का जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना, वो हाइड्रोफोबिक के साइड पर फेस करेगा, यानी कि ऑयल ड्रॉपलेट की साइड पे वो क्या करेगा? फेस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एंड इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्पेरिकल स्ट्रक्चर को मिसल कहा जाता है। अब तुमने देखा होगा अपनी मम्मी को कभी कपड़े धोते हुए कि उसके ऊपर ना वो क्या करते हैं? ब्रश से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, उसको एजिटेट करते हैं। जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर भी कपड़ों को एजिटेट किया जाता है फोर्सफुली। तो वहां पर होता क्या है? ये जो मिसल स्ट्रक्चर्स है ना, उनको हटाने के लिए हम ब्रश को लगाते हैं, उसके ऊपर यूज करते हैं एंड जो उसको फोर्सफुली एजिटेट करते हैं उससे भी क्या होता है? ये जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है उसको कैप्चर करते हुए ये पूरा की पूरा स्पेरिकल स्ट्रक्चर, जो मिसल है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी जो कपड़ा है जिसके ऊपर कोई ग्रीस, डर्ट, ऑयल, कुछ भी जो भी लगा हुआ है, इंप्योरिटीज, उसको हम क्लीन करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एंड आपको जस्ट मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी इस सेशन के एंड में कि अगर आप कोई भी CBSE सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं बेटा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अभी फिलहाल काफी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। यू कैन यूज माई कोड
RTIM, भारतीय M कोड यूज़ करने के बाद आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा और इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर आपने सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस मेरे साथ साथ याद कर ली होंगी। एंड अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।